नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। रुद्रप्रयाग में इस समय हम मौजूद हैं और कांग्रेस के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य अर्जुन गहरवार जी मेरे साथ इस समय हैं। गहरवार साहब, सुबह तक तो कांग्रेसियों का जो उत्साह था, रंग था, वो देखने लायक बन रहा है, मगर जैसे जैसे धूप चढ़ती जा रही है, हरियाणा के जो रुझान है उसमें भी फर्क आता जा रहा है। देख लिए रुझान तो जब आप इसका एंड देखेंगे तो इसका जो वो होगा तो वो कांग्रेस के ही पक्ष में होगा। निश्चित रूप से हरियाणा में कांग्रेस 2/3 बहुमत से कांग्रेस के विधायक आएंगे और हरियाणा में 100%, 101% कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनेगी। आप 2 घंटे का हो समय दीजिए, 2 घंटे में सारी स्थिति साफ हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। और चुनाव में तो वोटों में उसमें उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं और राजनीति में या जब भी किसी प्रदेश की या देश की गिनती होती है तो ये सब चलता रहता है, लेकिन जो इसका एंड होगा वो कांग्रेस पार्टी के ही पक्ष में होगा। भाई, सुबह सुबह के अगर हम रुझानों की बात करें तो कांग्रेस बहुत आगे थी और बीच में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की टक्कर हुई। कभी 2 से 4-5 से कोई आगे पीछे ऐसा चल रहा है, लेकिन जब फिर सुबह के बाद समय तो मुकाबला जबरदस्त दिख रहा है। दोपहर के बाद जो होगा तो उसमें कोई मुकाबला आपको नहीं दिखेगा। अभी तो मुकाबला अभी मुकाबले में है, लेकिन निश्चित रूप से दोपहर के बाद जो है जब रिजल्ट का जब पूरी गिनती होगी तो निश्चित रूप से आप सबको दिखेगा कि हरियाणा में जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बन रही है। मतलब वेट एंड वॉच की स्थिति अभी चल रही है। लगातार जो टीवी स्क्रीनें हैं, सबकी नजरें उन पे, तो उस पे हमारी नजर बनी हुई है। वही नजर की वजह से मैं सब तमाम कार्यकर्ताओं को कहना चाहूंगा कि तमाम कार्यकर्ता जो है जो जीत की खुशी की तैयारी करें और दोपहर 2 बजे के बाद जो रिजल्ट आएगा वो कांग्रेस के पक्ष में आएगा और भारी बहुमत से हम हरियाणा में सरकार बनाएंगे। अच्छा गहरवार साहब, क्योंकि अभी तो रुझान चल रहे हैं, नतीजे आने में कुछ देर लगेगी, चाहे जम्मू कश्मीर हो। जम्मू कश्मीर में भी एक अच्छी बढ़त की ओर चल रहे हैं। हालांकि अभी स्पष्ट तरीके से कुछ नहीं कहा जा सकता, मैंने पहले कह दिया, अभी रुझान चल रहे हैं। रुद्रप्रयाग की अगर हम बात करें तो रुद्रप्रयाग में बीते दिनों मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हुए थे। हालांकि कांग्रेस की कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। देख लीजिए, मुख्यमंत्री जी परसों आए थे और मुख्यमंत्री जी ने परसों जो बात कही है, जो मैंने आपके चैनल पे कहा था, और मुख्यमंत्री जी के द्वारा कुछ जो रुद्रप्रयाग जनपद के लिए कुछ कार्य ऐसे किए गए थे जो कि सनातन धर्म के पक्ष में नहीं थे, कुछ कार्य ऐसे थे कि जो जनता के पक्ष में नहीं थे। अब उन पर मेरे ही द्वारा आपके चैनल पे या उनके द्वारा बोला गया था, मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी आप जो है भगवान शिव जो है जल और बेलपत्र से खुश होने वाले हैं, आपने उनको सोना चाह रहा है, सोने का आपने पीतल बना दिया। एक प्रश्न तो हमारा ये उठा था और उसमें भी मुख्यमंत्री जी का बयान आना चाहिए था। उसमें तो मैं ये चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी अगर चाहें और सरकार अगर चाहे तो श्वेत पत्र जारी करे, और श्वेत पत्र जारी इसलिए करे कि सबसे पहले तो ये था कि ये प्रस्ताव किसका था कि मंदिर में सोना लगाया जाए। जिसका ये प्रस्ताव था वो भी सनातन विरोधी मैं मानूंगा, क्योंकि इसलिए मानूंगा कि भगवान शिव तो अनंत काल से है। भाई इस धरती में पहली गंगा तो बाद में आई ना, पहले तो शिव आए और शिव जी ने अपनी जटाओं पे गंगा को रखा, तो शिव पहले आए, इसका मतलब गंगा से पहले शिव जी की उत्पत्ति इस धरती पे है। और तब से अनंत काल से आज तक कितने युग हो गए, उतने युग तक जो है जल और बेलपत्र से खुश होने वाले शिव जी को आपने जो है क्या कहते हैं उसके लिए कि आपने जो है सोना चढ़ा दिया। तो किस किस सहमति पे चढ़ाया? अब चढ़ा दिया तो वो पीतल कैसे हुआ? अब पीतल हो गया तो आप कांग्रेस पार्टी या दूसरों पे क्यों दोषारोपण कर रहे हैं? आप श्वेत पत्र क्यों नहीं जारी करते? आप एक श्वेत पत्र जनता के सामने जारी करिए कि इस प्रस्ताव की वजह से हमने शिव जी के मंदिर में सोना लगाया था। क्या शिव जी की सहमति ली गई थी या जो हमारे वो धर्म गुरु हैं, कुल गुरु हैं, उनकी सहमति ली गई थी? जो हमारे शंकराचार्य हैं उनकी सहमति ली गई थी? कि जो गुरु हमारे भगवान केदारनाथ की पूजा करते हैं उनकी सहमति ली गई थी? या मंदिर समिति में ऐसे कौन लोग थे जिनकी सहमति से ये सोना लगा? और आज अगर पीतल हुआ है तो वो सोना कहाँ गया? और वो समय भी वो पीतल लगा सोना बताया गया, तो उसकी जांच क्यों नहीं की गई? तो ये तो सरकार को इसमें श्वेत पत्र जारी करना ही होगा, 100% करना होगा। नहीं तो मैं समझता हूँ कि इसका असर इस धोखे में ये रहेंगे
इसका असर जो है निश्चित रूप से केदारनाथ चुनाव पे पड़ेगा। जब तक मुख्यमंत्री जी और सरकार इस पर श्वेत पत्र जारी नहीं करे, तब तक ये 50 मंत्री घुमाई, 50 सरकार में घूमी, तब तक जनता यहाँ की नहीं होने वाली है। जो यहाँ के जो है हम 100% लोग जो है शिव भक्त है, और इसलिए हम ये सनातन का विरोध मानते हैं। दूसरी बात मुख्यमंत्री जी ने कही कि कुछ लोग कह रहे हैं, आप ही के चैनल की मैं बात कर रहा हूँ, कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मंदिर जो है बोराडी में बन रहा है, दिल्ली की बोराडी में बन रहा है, केदारनाथ एक थे और एक ही रहेंगे। ये मुख्यमंत्री जी का जवाब आया, मुख्यमंत्री जी का जवाब आया। और मेरे द्वारा आपके ही चैनल पे ये कहा गया था कि हमारा जो है 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में 13 नहीं होगा, आप केदारनाथ का मंदिर दिल्ली में नहीं बनेगा। और मैं मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहूंगा कि दिल्ली में किसने शिलान्यास किया? दिल्ली में तो आपने शिलान्यास किया, और आपका ही भाषण है कि जो लोग केदारनाथ में दर्शन कर पाएंगे वो यहाँ करेंगे। अब आप ही कह रहे हैं कि नहीं बनेगा, ये तो हमने नहीं कहा, आप ही कह रहे हैं। आप ही ने शिलान्यास किया, और शिलान्यास भी आपने उस दिन किया जिस दिन की यहाँ के लोकप्रिय विधायक शैला रानी जी का दाह संस्कार हो रहा था। उसी 10 तारीख की बात वो भी, और उसी 10 तारीख की बात है, उसी 10 तारीख को बद्रीनाथ का चुनाव भी था। नहीं, अब इतना विवाद क्यों इस पे? तो मैं ये कहना चाहूंगा, सुन तो लीजिए, क्यों इसलिए कहना चाहूंगा, हम सनातनी है और भगवान केदारनाथ की हमारी आस्था है, और केदारनाथ के चरणों में हम निवास करते हैं यहाँ। तो ये हुई बात। तो दूसरी बात ये हुई कि शिला वाली बात, कि केदारनाथ से शिला ले गए और वहां ले गए। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने ये कहा, हमारा जब ये समझ में आई, लोगों ने ये कहा कि भाई मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया और केदारनाथ से शिला लेकर के वहां शिलान्यास हुआ है, उद्घाटन हुआ है, वहां से कुछ गया है तो शिलान्यास हुआ है। तो हमने उसका विरोध किया, और विरोध किया तो मुख्यमंत्री जी से भी भारी भरकम चेहरा सतपाल महाराज जी का है, वो धर्मगुरु भी है हमारे, और धर्म की भी बात करते हैं, और इसके पर्यटन मंत्री भी हैं, प्रदेश के भारी भरकम मंत्री हैं, और हर चीज से सतपाल महाराज है। तो सतपाल महाराज जी का जो बयान आया था आपके चैनलों पे कि हम शिला को वापस लाएंगे, तो उन्होंने कबूल कर दिया कि शिला गई है। हमने तो नहीं देखा कि शिला गई है, क्योंकि वो बड़े हो, हमको पूछ को कहा ले जाते, हमको दिखा के कहा ले जाते। शिला गई है, वापस लाएंगे। वापस लाने का मतलब वो चैनलों पे है, बयान है, कोई झूठ मैंने कह रहा, कोई आरोप मैंने लगा रहा। तो जब उन्होंने कहा वापस लाएंगे तो वो ले गए। तो जब मुख्यमंत्री जी अगस्त मुनि में आए थे तो मुख्यमंत्री जी ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि हम शिला वापस लाएंगे, और गलती जो हो गई उसके लिए माफी क्यों नहीं जनता से मांगी? जनता से नहीं मांगते तो भगवान केदारनाथ से माफी मांगते कि भगवान केदारनाथ जी गलती हो गई है। ये दो बात ये आई है। तीसरी बात ये हुई थी कि मैंने ये कहा था कि हमारे सनातन में जब कोई किसी की डेथ होती है, कोई मरता है, तो रक्षाबंधन या अन्य त्योहार नहीं होते हैं, जैसे जन्माष्टमी, कोई भी दीपावली वगैरह साल भर तक नहीं मनाते। इस समय यहाँ की विधायक गुजरी हुई थी, और 19 तारीख को रक्षाबंधन था, आप 20 तारीख को रक्षा महोत्सव अगस्त मुनि में मना रहे थे। एक तो सनातन का विरोध ये था कि 19 तारीख का रक्षाबंधन आप 20 को मना रहे थे। दूसरी बात ये थी कि शैला रानी रावत जी की डेथ हो रखी थी, जो आपकी विधायक थी, और आपने मंच से कल स्वीकार किया है कि शैला रानी रावत आपकी रिश्ते में बहन लगती थी। आपने कहा ना कि दीदी बहन, मंच से कहा तो दीदी थी, तो रक्षाबंधन कहाँ से था जब दीदी मरी हुई थी? भाई का रक्षाबंधन कहाँ से होता? वो भी आप रक्षा उत्सव मना रहे थे। फिर जो है ये भी आपने कबूल किया, जब मैंने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, सरकार में ये कहना चाहूंगा कि हम सनातनी हैं, सनातन धर्म में सारी बहनें नहीं होती है। अगर एक बहन है तो बहन से दूसरा रिश्ता बनता है, माँ भी होती है, बेटी भी होती है, चाची भी है, ताई भी है, शाली भी है, सासू भी, तमाम रिश्ते हमारे हैं, सारी की सारी बहनें नहीं हो सकती। तो वही मंच से कल अगस्त मुनि मंच से आपने मुख्यमंत्री जी को सुना होगा कि मुख्यमंत्री जी ने बहन के साथ बेटी बहू भी कहा है, कि बेटी बहू उन्होंने कबूल किया। हमने जितनी बातें कही है उतनी मुख्यमंत्री जी ने वो बातें कबूल की। मतलब आपके जितने आरोप हैं, प्रत्यारोप हैं, सारे मुख्यमंत्री जी तक पहुंच रहे हैं। कहना चाहूंगा कि सारे सत्य हैं, सारी बातें सत्य हैं। अब ये बात तो यहाँ तक आ गई। दूसरी बात मैं तो ये चाह रहा था कि अगस्त मुनि आकर के इस समय जो दूसरा तीसरा ईंधन इन पे लगा हुआ है, जो ईंधन इन पे दूसरा लगा हुआ है, उस ईंधन के द्वारा जो गलती हुई है, मैंने सोचा कि उसके लिए वो माफी मांगेंगे। और वो गलती ये थी कि आपने जो है हरियाणा और पंजाब से यहाँ जो है पोस्ट ऑफिसों में भेज दिए, लड़के हमारे बेरोजगार पड़े हुए हैं। आपका जो है जो मैनिफेस्टो था, घोषणा पत्र था, वो क्या था?
यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार देना था। आप मैनिफेस्टो से भड़का करके बच्चों को वहां से भड़का करके उसका तो आपने कोई वो ही नहीं किया जिससे आपकी सरकार बने, जिससे आपने वोट पाया, जिससे आप मुख्यमंत्री बने। वहां तक तो आप गए नहीं। अभी आपने वहां से भटक करके आप दूसरे रास्ता पकड़ लिया। यहाँ आपने देखा होगा कि आपकी उम्र भी मेरे ख्याल 50 के आसपास होगी, मैं भी 55 का हूँ, कि कोर्ट का पोस्ट मास्टर कोर्ट में है, सिलवाड़ी का सिलवाड़ी में है, रनदार का रनदार में है, आज 14 का 14 में है, पोटी का 25 गाँव का जो होता है वहां का वो होता है सहायक पोस्ट मास्टर। दूसरे गाँव का भी नहीं जाता है क्योंकि उनका वेतन कम होता है और वो स्थानीय लोगों से जुड़ा हुआ होता है। स्थानीय महिलाएं जो है अल्प बचत जो करती है, अल्प बचत जिसको हम कहते हैं, वो स्थानीय महिलाएं जो है, जैसे महिलाएं इधर उधर से थोड़ा बहुत करके जमा करते हैं, वो उसी के पास जाते हैं जिसपे उनका विश्वास होता है। पहाड़ी परिवेश की जो महिलाएं हमारी, आपने यहाँ के बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ा धोखा करके आपने वहां से वैकेंसी कर दिया आपने, और रुद्रप्रयाग चमोली पोस्ट ऑफिस में आपने बाहर के लोग भर दिए। और आप कह रहे हैं कि अब इनकी फर्जी डिग्री है, इनको तो न तो जोड़ घटाना आ रहा है, न इनको कंप्यूटर चलाना आ रहा है, और न इनको यहाँ की भाषा आ रही है। इस बात को भी आप ही कह रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन लोगों को चुन करके हमने लोकसभा में भेजा है, जिन लोगों को चुन करके विधानसभा में भेजा है, वो लोग वहां जाकर के हमारी पैरवी करें या हमारी बुराई करें। और बेरोजगार हमारा घर बैठा हुआ है, बेरोजगार से ये क्या कर रहे हैं कि मिस कॉल मरवा रहे हैं, मिस कॉल मरवा रहे हैं। तो इन सब मुद्दों को लेकर के तो आप आने वाले जो उपचुनाव है उस मैदान में जाओगे। बहरहाल बीते 2 दिन पहले मुख्यमंत्री तो सौगात दे चुके हैं केदारनाथ के लिए और रुद्रप्रयाग के लिए। ये तमाम मुद्दों को लेकर रुद्रप्रयाग में चिरबेटे से चलता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि चिरबेटे में ITI का भवन बनेगा, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी सुनिए, आप सरकार सुनिए, प्रशासन और शासन सुनिए। अगर अर्जुन सिंह गहलोत कहीं पर 1 पैसे का झूठ बोलता है तो मेरे ऊपर दावा मुकदमा होना चाहिए, जांच होनी चाहिए मेरी। 2016 को, दिसंबर 2016 को उत्तराखंड सरकार के द्वारा ITI चिरबेटिया के लिए 2 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ था, और उसी दिन 2016 को ही ITI मुख्यमंत्री के लिए भी स्वीकृत हुआ था। और उसी दिन, उसी तारीख को एक ही लेटर, उसमें एक ही आदेश पे यहाँ के लिए हुआ था, आपके बसु केदार के लिए हुआ था। बसु केदार का भवन ITI का, मुख्यमंत्री का भवन ITI का बन चुका है, वहां कक्षाएं चल रही है। बसु केदार की फाउंडेशन पड़ी और नहीं, वो नहीं हुआ, क्या कहते हैं कि काम नहीं हुआ। और दिसंबर में जब आदेश आया था तो ठेकेदार जो है लेबर लेकर के ITI भवन को बनाने आया था, वो चिरबेटे के लोग सुनी मेरे को। और उस समय तो चिरबेटे में दिसंबर जनवरी में बर्फ देती है, वो काम नहीं कर पाया। फरवरी में जब 2016 में सरकार गिर गई थी तो फरवरी मार्च में ये हुआ कि वो काम हुआ ही नहीं। 2017 लग गया था, 16 दिसंबर के बाद 17 लगता है, तो ये काम हुआ नहीं। फिर आचार संहिता लग गई, फिर चुनाव हुए, फिर उन्होंने वो काम किया नहीं। 2016 का 2 करोड़ रुपया स्वीकृत है ITI भवन बनाने के लिए, और अभी तक ITI भवन नहीं बना। आप कह रहे हैं कि ITI भवन बनेगा, और उस विभाग ने अगर आपको घोषणा पत्र में दिया है तो किस हिसाब से दिया है? चोपता की जो आप मांग कर रहे थे वो देख लीजिए आप। अब इसी को मैं इसी पे मैं करना चाहूंगा, चिरबेटे पे पहली बात करना चाहूंगा। फिर वहां पर कृषि भवन है, कृषि महाविद्यालय का भवन है। आप कह रहे हैं कि कृषि महाविद्यालय का भवन बनेगा, घोषणा में है, 25 घोषणाओं में है। पूरी उत्तराखंड की जनता और बेरोजगार, रोजगार, पढ़े लिखे सब सुने, और मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे भी कटघरे में खड़ा करें कि अर्जुन सिंह गहलोत गलत बोल रहा है। आप कह रहे हैं कि चिरबेटिया में कृषि महाविद्यालय का भवन बनेगा। मैं कहना चाहूंगा कि कृषि महाविद्यालय का भवन बना हुआ है चिरबेटिया में, लेकिन वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है, ठीक नहीं बनाया। वो जिस एजेंसी ने बनाई है, जिस ठेकेदार ने बनाया, उसने चंदा दिया सरकार को, और उसके चंदे से सरकार बनी है। आप अब कैसा भवन बनाना चाह रहे हैं? हम तो जांच चाह रहे हैं, उस भवन की हम जांच करना चाह रहे हैं कि इस भवन की जांच हो, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। आपने उस भ्रष्टाचार को तो आपने जीरो टॉलरेंस कहते हुए अपनी सरकार को, उसको तो आपने बस्ते में बंद कर दिया, और आप दोबारा से भवन बनाने की बात कर रहे हैं। जनता की गाड़ी कमाए को उसको क्यों नहीं आप वसूली करते हैं? क्यों नहीं उससे आप भवन बनवाते हैं जिसने बनवाया, जिसका जितना बजट उसमें लगा है? और आज स्थिति है कि चिरबेटे के नाम पे जो है रानी चौरी में क्लासिंग चल रही है, वहां चल रहे हैं। अब ITI की बात है, ITI में 31 बच्चे हैं,
एक टीचर है वहां। अब एक टीचर है, उनको 32-34 साल हो गए जिन्होंने उनको खड़ा कर रखा है। उनका रिटायरमेंट मार्च को है। और एक संविदा पे है, वो भी चले जाएंगे। और 1992 का है ये। तो 1992 के बीच मैं मानता हूं कांग्रेस की भी सरकार रही है, अन्य दलों की भी रही है, यूकेडी भी गठबंधन में रही है, वो भी रही है। तो मैं ये खाली भारतीय जनता पार्टी को इसका दोष नहीं, तो इसके लिए हम भी दोषी हैं और हमको भी वो सजा मिलनी चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी को लोग दें। मैं ये नहीं कह रहा हूं जो सत्य है वो सत्य है, इसमें कहीं ना कहीं हमारा भी दोष है कि हमारी भी सरकारें रही है, 2002 में रही, 12 में रही, हम भी नहीं कर पाए, तो दोषी हम भी है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप ये कह रहे, हमने कहा था कि आप वहां जो है टीचर क्यों नहीं भेजते हैं? आप भवन बनाने से पहले वहां टीचर भेजो ना, भवन तो हो जाएंगे। दूसरी बात, तीसरी बात इन्होंने कहा कि सैनिक स्कूल जो हमारा बर्मा का है उसमें आप क्या बनाना चाह रहे हैं? क्या दिया था आपने? नहीं, क्या उद्देश्य था? गढ़वाल में कहा पता ना, बल बड़े हब्बा करो हमारी को खोड़ो और खाने पता था लगो टुकड़ो। बकरी दिखाई, मुर्गा पकाया और खाते समझ लेंगे टुकड़ा। ये है इनकी हरकत। आप कुछ नहीं, जब सैनिक स्कूल खोला था और मुख्यमंत्री धामी जी राजनाथ सिंह जी के पास गए थे, पेपर की कटिंग है मेरे पास, और आपने कहा था कि मन्नेबाद जकोली बिलोक का सैनिक स्कूल बंद पड़ा हुआ, तो राजनाथ सिंह जी ने आश्वासन दिया था, आपने ऐसा कहा। आज कहां वो आश्वासन गया राजनाथ सिंह जी का जो सैनिक स्कूल का था? और किस लिए आपने, हमने कहा था वहां पर लोग कह रहे हैं कि 20 करोड़ खर्च हुआ, कोई कह रहा 15 हुआ, कोई। आप उस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए दूसरी एजेंसी वहां लाना चाह रहे हैं, दूसरी एजेंसी के लिए हम जमीन उपलब्ध करवाते हैं। आप वहां सैनिक स्कूल बनाए ना, और उसकी जांच कराए कि वो किस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा, वो चढ़ा। ये सामने जवाहरी महाविद्यालय है, रेट के टीले पे खड़ा हो रखा है, और ये महाविद्यालय वहां नहीं चल रहा है, ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। अब आप यहाँ की भी घोषणा करेंगे कि यहाँ भी हम भवन बनाएंगे। अरे हम ये कह रहे हैं कि जिसने बनाया पहले उसकी तो जांच करो, तुम ये तो चलाओ। अब आप ये बताओ कि ITI की कहानी मैंने आपको सुना दी, ये बेहोश पड़े हुए हैं, नशे की हालत में घोषणा कर रहे हैं। क्या क्या है ये? क्या जब 2016 आप बोलते ना कि 2016 की घोषणा अब तक क्यों नहीं भवन बना, ऐसे बोलते तो कोई बात थी। आप बोलते थे किसी महाविद्यालय का भवन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा, डालो उनको जेल के अंदर। आप तो हमारी बुराई करें जो सच्चाई ला रहे। हम सरकार के सामने सच्चाई तो ला रहे हैं कि कोई झूठ पेश कर रहे हैं। हम तो सच्चाई परोस रहे हैं, और उस सच्चाई को तुम हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, और अपने आप उसमें आप मिट्टी डालने, अपने आप गंदा कर रहे हैं, अपने आप मिट्टी डाल रहे हैं आप उसमें। तो ये मिट्टी डालने का काम न करें। सैनिक स्कूल की जगह आप सैनिक स्कूल बनाओ। 2016 का 2 करोड़ रुपया स्वीकृत है, मुख्यमंत्री बन गया है, तो क्यों नहीं जकोली बना? और एक ही दिन का स्वीकृत है, एक ही ठेकेदार भी था, एक ठेकेदार ने वहां बना दिया, यहाँ तुमने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। और मैं झूठ बोल रहा हूं तो करें आप इंक्वायरी इस बात की, उनके पास फैल होगी। और आप किसी महाविद्यालय का कौन सा भवन बनाएंगे? आप किसी महाविद्यालय का भवन जांच क्यों नहीं करवाते? हम जो भवन बना हुआ है उसकी आप जांच करवाइए और भ्रष्टाचार को अंदर डालिए, तब हम मानते हैं आप जीरो टॉलरेंस पे है। आप तो तमाम किस्म से ऐसी बातें करते हैं। तो ये तमाम बातें चौधरी साहब हैं, ये जो है बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये सरकार को जनता ने बनाया है, वोट से बनाया और 5 साल के लिए बनाया है, तो 5 साल सरकार को चलना चाहिए। लेकिन मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप ऐसे उल्टे सीधे काम करने के बजाय चुप अगर बैठे रहें और 5 साल गिनते रहे और 5 साल काटे तो बहुत अच्छा होगा। अभी पूरे प्रदेश में भू कानून और मूल निवास की बात आ रही है। मुख्यमंत्री कह चुके हैं कानून को कि हम भू कानून में सख्त, भू कानून का सख्त कानून बनाएंगे, मूल निवास का सख्त कानून बनाएंगे। मैं कह रहा हूं अर्जुन सिंह गैरवाल कि आप मूल निवास का कौन सा सख्त कानून बनाएंगे? आप कानून को मत बनाए ना, आप 1950 क्यों नहीं लागू करते हैं? जब 1950 में मूल निवास का हुआ था, कानून बना था, तो उसमें यह हुआ था कि जो जहां पर है वो वहां का मूल निवासी है। बंबई का मूल निवासी है, दिल्ली वाला दिल्ली का मूल निवासी है, रुद्रप्रयाग वाला रुद्रप्रयाग का मूल निवासी है। अब ये अस्थाई अस्थाई कहां से आ गए? जब मूल निवास की बात आई थी, और वो जो वहां का मूल निवासी है तो उसको वहां का लाभ मिलेगा, सरकारी नौकरी में और सरकारी योजनाओं में उसको वहां का लाभ मिलेगा जो जहां का है। तो पूरा देश, पूरा भारत बस संतुष्ट रहा। पूरे भारत में राजस्थान वाला राजस्थान का मूल निवासी, उत्तराखंड वाला उत्तराखंड का, यूपी का यूपी का। तो इसमें कोई द्वेषभाव था?
कल मैं कोश्यारी जी को भी पूछ रहा था, वो भी यही कह रहे थे कि थोड़ा इंतजार तो कीजिए, कोई भेदभाव था? इंतजार तो कीजिए, एक बार मसौदा तो आने सुन लिया आप। अब सन 1961 में गुजरात महाराष्ट्र 2 अलग राज्य हुए, उस समय भी ये बात आई थी और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ये लोग गए थे, उन्होंने कहा था कि हमको मूल निवास का अधिकार अलग से दीजिए। तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का यही फैसला आया था कि जो जहां पर है जरिया आपका बदला है, तहसील तो हमारी एक ही है, गांव एक ही है। अगर हम उत्तराखंड में आए, उत्तर प्रदेश में थे और उत्तराखंड में आए हैं, तो गांव मेरा बचवाड़ी था, तहसील से खोली थी, तो खाली रजा बदला है, रजा का नाम यूपी से उत्तराखंड लिखा जाएगा। मूल निवासी तो मैं यही का हूँ, तब भी मैं यूपी का नहीं था, यही का हूँ। तो मेरा कहने का मतलब था कि जो जहां पर है उसका वहां से मूल निवास बने। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य था। मैं हकीकत जनता के सामने, जनता कुछ समझे कि 2012 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, सुन लीजिए आप, ये मूल निवास का ये कहां से ये प्रश्न ने उबाल खाया है। क्योंकि जब हमने उत्तराखंड राज्य मांगा था तो तब हमें ये नहीं था पता कि ये स्थिति हमारे सामने आएगी। हमें तो ये था कि हमने उत्तराखंड राज्य बनेगा तो हमको रोजगार मिलेगा। हमको ये कहाँ पता था कि हमें मूल निवास भू कानून जैसे आंदोलन से फिर गुजरना पड़ेगा, या हमें जीरो टॉलरेंस से फिर गुजरना पड़ेगा, या फिर हमको अपनी सफाई पेश करनी पड़ेगी। ऐसा थोड़ी नहीं था। हमको तो ये था कि जब उत्तराखंड मिल जाएगा, जब खीर बन जाएगी तो हमने सीधा खाना है, आराम से देना है। लेकिन ऐसा पता नहीं था कि इस खीर में मीठा नहीं है, इसमें तो मीठे से ज्यादा खटाई और नमक बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है खीर के नाम पर। जो है खाली शक्ल इसकी खीर जैसी दिख रही है, बाकी तो मीठा तो कहीं है ही नहीं। अब दूसरी बात ये आती थी कि जब विजय बहुगुणा जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो विजय बहुगुणा जी विधायक कहां से बने? जहां अधिकतर लोग बंगाली लोग ये लोग देते हैं, वहां से उस समय 2012 में जब विजय बहुगुणा जी विधायक बने, तो उस समय किसी के द्वारा हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई गई थी कि जब 2000 में जब उत्तराखंड राज्य बना है तो क्यों न मूल निवास का आप 2000 से माने। तो उस समय मुझे ये जानकारी है, मुझे थोड़ा जो सुधांशु धूलिया जी चीफ जस्टिस थे और कोई दूसरे थे, तो डबल बेंच का एक फैसला आया था कि 2002 से ही किया जाए। अब सरकार को चाहिए था कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए या फिर अपील हाई कोर्ट में करे, लेकिन वो कहां से करना था, क्योंकि वो वहां से थे विधायक जहां से उनको सदस्यता दिलानी थी। तो अब वो मूल निवास अटक गया, उसके बाद नहीं आया। आज अगर धामी जी कह रहे हैं कि मैं सख्त भू कानून बनाऊंगा, मत बनाओ ना सख्त भू कानून। खनौरी जी ने जो कानून बनाया था वो क्या बुरा कानून था? हम तो नहीं कहता, मैं कांग्रेस की बात, एनडी तिवारी की बात नहीं करता, मैं नरेंद्र तिवारी जी ने भी 2002 में भू कानून बनाया था, बहुत जबरदस्त बनाया था कि भाई आप शहरी क्षेत्रों में ले सकते हैं, क्योंकि भारतवर्ष हमारे एक हम किसी पे ज्यादा रोग ज्यादा बढ़ने लगा से दिल्ली बम्बई इत्यादि हमारे गढ़वाली भाई भी है, लेकिन आवश्यक उसमें है। तो उस समय नरेंद्र तिवारी जी जब इस प्रदेश के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे, तो उनका कानून है सरकार सुने, जनता सुने, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सुने। और उन्होंने ये कहा था कि 500 वर्ग मीटर जमीन पे आप आवश्यक वो कर सकते हैं। उसके बाद खनौरी जी आए और खनौरी जी ने उसको 500 से घटा करके 250 कर दिया। अब 250 कर दिया तो ये मानो कि सबसे पहले हमारा महानगर जो है देहरादून था, जहां मेयर बैठते हैं, तो उन्होंने कहा जी महानगर के अंदर जो है आप ले सकते हैं, बाहर नहीं ले सकते, आप बालावाले में नहीं ले सकते, आप नकरौंदा नहीं ले सकते, आप मोगमपुर नहीं ले सकते, जोगीवाला से इधर नहीं ले सकते, दोईवाला नहीं ले सकते। 2017 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, त्रिवेंद्र रावत जो है इसके यहाँ के मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने बालावाला को भी दोईवाला तक क्या कर दिया, नगर निगम में ले लिया। अब यहां तक फैल गए वो। अब बालावाले में एक जमीन नहीं रही, नगरौंदा में एक नहीं रही, जोगीवाला में एक नहीं रही, आपका रानी पोखरी दोईवाला तक सारा नगर निगम नगर पालिका के नाम बना करके वहां सारा बिक गए, कुछ नहीं रहा। अब बनेगा भी भू कानून तो किस चीज के लिए बनेगा, क्या जब चले गए तब किस चीज की स्थापना होगी। और उसके बाद फिर उन्होंने हौला चला कर दिया। आप कह रहे हैं कि भू उपयोग जिसके लिए जो भूमि दी गई है भू उपयोग में, वो उसकी जांच करें। आप जाइए ना पहले, भू कानून को लेकर के जो मसौदा सरकार रखेगी उत्तराखंड वासियों के सामने, उस पे तो फिर चर्चा होगी। आखिर हम इंतजार तो करने की वो मसौदा क्या कुछ तैयार हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ ना कि मसौदा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि सख्त बनाएंगे, आप अपना कानून मत लागू करो ना। मैं ये कह रहा हूँ वही कानून ठीक था, वो गलत था।
मेरा कहने का मतलब यह है कि हम परेशान क्यों हैं। मूल निवास में हम किसके द्वारा बनाए गए कानून पे परेशान है। ये जो हमारे नेता नए पैदा हुए 22 विधायक थे, आज 7 हो गए, ये हमारे लिए परेशानी का सबब बन गए। अगर ये नहीं होते तो पहले मूल निवास हमारा ठीक था, क्या गलत था? और यही नेताओं ने अगर भू कानून हमारा क्या गलत था? कौन खा रहा था हमारी भूमि उत्तराखंड बनने से पहले? उत्तराखंड बनने से पहले कौन हमारी भूमि खा रहा था? तब तो सेफ थे हम। अब उत्तराखंड बनने के बाद ये हमारे भाई बंधु सत्ता नेता बने, इन्होंने दुनिया भर की वो करके सारा इकट्ठा करने के लिए ये इस प्रकार का वो किया। आज हम उसमें परेशान है। अगर आप कहते हैं कि जिसके लिए जिसका उपयोग किया जाए, आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करें, आप झांझा में आडवाणी जी को आपने लीज पे जमीन दे रखी है, यहाँ निशंक जी को दे रखी है, दूसरी जगह किससे को दे रखी है। ये सबकी जांच हो जाए तो आप कहाँ मुख्यमंत्री मंत्री रह पाएंगे? तो किसकी जांच करेंगे? तो ये कोई साधारण काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। और हम तो जान हथेली पे रख करके बोलते हैं। अभी तो ये भू माफिया, खनन माफिया तमाम कहीं पे एक टक्कर लगा देंगे, कर देंगे केजरीवाल को खत्म। लेकिन फिर भी हम जनता के लिए जो है मर मिटने के लिए तैयार है। ये जो बातें मैं कह रहा हूँ ये साधारण बातें नहीं है, इनको कहने के लिए भी बहुत बड़ा जिगर चिकोड़ा चाहिए। इन बातों पे, इस विषय पे हम जरूर चर्चा करेंगे जब एक बार सरकार की तरफ से मसौदा सामने आएगा, उसमें क्या कुछ चीजें उल्लेखित की गई हैं, इस पे हम जरूर चर्चा करेंगे। बहरहाल मुख्यमंत्री का दौरा रुद्रप्रयाग में था, तमाम बातें हुई हैं। आने वाले दिनों में कभी भी घोषणा हो सकती है, कभी भी ऐलान हो सकता है। मुख्यमंत्री जी का दौरा हमारे लिए तो निराशाजनक रहा, और हमारे लिए तो मैं ये कहता हूँ कि जब ITI में 2 करोड़ स्वीकृत है, आपने ITI भवन बनाने की बात की तो धोखा है। नहीं है तो पूछिए हमको पूछिए, मुकदमा करिए हमारे ऊपर कि केजरीवाल झूठ बोल रहा है। विधानसभा को तो करोड़ों की सौगात मिली है, करोड़ों की सौगात। सुन तो लीजिए आप, फिर आप कह रहे हैं कि चितबेटे में हम ITI किसी भवन बनाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ बना हुआ है, वो देखिए, आप आंखों से देखिए, आप भी जाइए देखिए, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। आप उसकी जांच कराओ ना, जिसने उसको भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाए। आप सैनिक स्कूल में कुछ और संस्था बनाने की बात करें, हम कह रहे हैं कि सैनिक स्कूल की आप जांच करें, वो जो पैसा सैनिक स्कूल के बजट से गया है वो कहाँ गया है, और क्यों गया? जो सैनिक स्कूल आपने स्वीकृत किया था तो क्यों नहीं आप उसमें सैनिक स्कूल बना रहे? दूसरी संस्था के लिए हम दूसरी जमीन देते हैं ना। आप मुझे बोलो ना कि अगस्त मुनि के फील्ड में जकोली वालों के साथ कहा न्याय हुआ, कौन सा न्याय हुआ? आप मुझे बताओ ना कि कौन सी योजना नहीं मिली हमको तो बेवकूफ बनाया गया। ITI के नाम पे आप बेवकूफ बना रहे, आप महाविद्यालय किसी के नाम पे बेवकूफ बना रहे। आपने खुला हम कहते हैं कि सैनिक स्कूल नहीं बनेगा, उसमें ये बनेगा। वहां आपने भ्रष्टाचार को बंद कर दिया, यहाँ आपने भ्रष्टाचार को बंद कर दिया, वहां आपने भ्रष्टाचार को बंद कर दिया। आपने जवाड़ी महाविद्यालय रेत के टीले में बना हुआ भवन को बंद कर दिया, और आज आप कह रहे हैं कि हम जीरो टॉलरेंस पे चल रहे हैं, और आज आप अपने हाथों से अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। आप बताए ना मुझे जकोली वालों के साथ क्या हुआ? जकोली ये भी तो प्रस्ताव में ये भी था, मांग पत्र में ये भी था कि घनसाली से सुमाड़ी तक इसको जो है NH को दिया जाए, नेशनल हाईवे किया जाए इसको। उसमें क्यों नहीं बोला? उसमें तो खाली आपने बोलना था, 1 लाइन का प्रस्ताव बना करके आपने भारत सरकार को भेजना था, और NH बनता आतो रखे थे, सड़क परिवहन से मंत्री आतो रखे थे यहाँ। उनसे क्यों नहीं घोषणा कराई कि आप जो है घनसाली से यहाँ तक बनेंगे मार्ग, जबकि सब ऑल वेदर बना हुआ, ये भी यात्रा मार्ग है। एक ही तो बात करनी, 1 लेन का प्रस्ताव था जो काम होना था। आप हुए कामों पे जो पैसा आ रखा है, स्वीकृत आ रखा है, आप परखिए, और एक ही लेटर, एक ही शासन आदेश पे कीमत और जकोली चितबेटे का ITI स्वीकृत है, वहां बन गए, यहाँ नहीं बना। अब आप यहाँ फिर घोषणा, फिर आप वहां यहाँ और बनेगा ये घोषणा, फिर आप वहां उसको वो मिट्टी डालेंगे वो घोषणा। तो ये तमाम बातें जनता समझ रही कि आज पढ़े लिखे हैं लोग, और जिस लिए आपने वोट मांगा, आपका मैनिफेस्टो क्या था 2022 का? कहाँ है वो मैनिफेस्टो में ये था कि हम इस प्रकार से बेवकूफ बनाएंगे। मैनिफेस्टो जो था वो उसको लाए ना, उस पर काम करे तो हमारे नौजवानों को रोजगार दीजिए। चलिए, खैर फिर से एक बार केदारनाथ के नाम पे एक मैनिफेस्टो सामने आने वाला है, जो कि कांग्रेस का भी रहेगा, भाजपा भी रहेगा, तमाम का रहेगा। लोकतंत्र है, लोकतंत्र प्रजातंत्र है, जहाँ जिसका मत हो वहाँ वो वोट दे सकता है। सरकारें भी आएगी जाएंगे, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी। इस समय अगर केदारनाथ में कांग्रेस जीतेगी तो अगली बार बीजेपी जीतेगी, इस समय बीजेपी जीतेगी तो अगली बार कांग्रेस जीतेगी, लेकिन सनातन धर्म तो रहेगा। भगवान केदारनाथ तो हमेशा रहेंगे, हमारे से पहले भी थे, हमारे जाने के बाद भी रहेंगे।
और उनकी रक्षा करना, उनकी भावनाओं की रक्षा करना तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। हमारा भी तो अधिकार है कि आप हमारे भगवान पर कौन सा सोना लगा रहे हो और कौन सा उसका पितल बना रहे हो, तब क्या करें उसका आपका अधिकार। इन विषयों पे हम फिर आगे भी चर्चा करेंगे। बहरहाल अभी बीते दिनों अगस्त्यमुनि में मुख्यमंत्री का दौरा हुआ था और उस दौरे को लेकर के कांग्रेस का स्पष्ट कहना है कि वो मुख्यमंत्री का दौरा पूरी तरीके से निराशाजनक रहा है। हालांकि उन्होंने तमाम घोषणाएं की हैं, तमाम सौगातें दी हैं, करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हुआ है, मगर राजनीतिक दल हैं तो आरोप प्रत्यारोप चलते ही रहेंगे, आगे भी चलते ही रहेंगे। बहरहाल कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के दौरे को एक निराशाजनक दौरा बताया है। आप बने रहिएगा मेरे साथ और देखते रहिए पहाड़ी सफरनामा।